हाँ, गैलेक्सी आपका नाम लिख लो बेटा। मनीषा चौधरी है क्या? प्रीति दादी, शेखा चौधरी, मुस्कान, कामाक्षी, मनीषा चौधरी। गैलेक्सी का नाम क्या है? दिव्या राठौर, निशा बागड़ी, हिनल जोशी, रवीना चौधरी, कोमल चौहान, कोमल चौधरी, ज्योति वर्मा, मनीषा रेगर, पूनम कंवर, कविता शर्मा। ठीक है, कविता शर्मा। देख लेते हैं एक मिनट। फिर ऑस्ट्रेलिया लेंगे मेरा अपन। भी मनीषा खरवास। मनीषा, हाँ खारवास लगा दी बेटा। खरवास। मनीषा, हाँ मनीषा रेगर, मनीषा खारवास। ठीक है मैम बेटा। निधि कुमारी। क्या नाम है? निधि कुमारी। निधि कुमारी। तो निधि, मैम वो मुझसे वो नेम नहीं, उस पे नेम नहीं डल पा रहा मुझसे। अच्छा निधि आप कब से आए हो? कब से आ रहे हो निधि? 4-5 दिन हो गए मैम। ठीक है, निधि कुमारी, मैंने लिख लिया नाम निधि। ठीक है बेटा, अपन स्टार्ट करेंगे आज अस्ट्रेलेगो फंगस। ठीक है, तो शेयर कर रही हूँ एक स्क्रीन आपके साथ। देखो बेटा, अस्ट्रेलेगो कवक है। अस्ट्रेलेगो के बारे में बात कर रहे हैं। एंड कंड रोग, अस्ट्रेलेगो एंड स्मट डिजीज। तो अस्ट्रेलेगो की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, वर्गीकृत स्थिति है, वो है अस्ट्रेलेगो को डिवीजन प्रभाग यू माइकोटा में रखा गया है। कौन से प्रभाग में रखा गया है? यू माइकोटा में रखा गया है। और सब डिवीजन है बेसिडियो माइकोटिना। और अस्ट्रेलेगो कवक को क्लास वर्ग टीलियोमाइसेटीज में रखा गया है। एंड ऑर्डर, ऑर्डर है, गण है अस्ट्रीलिजिनेल्स। ऑर्डर है अस्ट्रीलिजिनेल्स और फैमिली है, कुल है अस्ट्रीलेजिनेसी। अस्ट्रीलेजिनेसी। और जीनस किसकी बात कर रहे हैं? अस्ट्रेलेगो। तो आज अपन किस कवक की बात कर रहे हैं? अस्ट्रेलेगो नामक फंगस की। सबसे पहले बात करेंगे प्राप्ति स्थान, अकरेंस। तो अस्ट्रेलेगो एक विश्वव्यापी वंश है जिसकी लगभग 400 जातियां पाई जाती हैं और इसकी सभी जातियां परजीवी हैं। अस्ट्रेलेगो सीरियल क्रॉप्स, धान्य फसलों में स्मट रोग, स्मट डिजीज फैलाता है, इसलिए इसे स्मट फंजाई भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कोई पूछे अस्ट्रेलेगो को स्मट फंजाई क्यों कहते हैं, तो आप कहोगे अस्ट्रेलेगो नामक कवक धान्य फसलों में स्मट रोग फैलाता है, इसलिए इसे स्मट फंजाई भी कहते हैं। अस्ट्रेलेगो को दृढ़ परजीवी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसे कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है। अस्ट्रेलेगो कवक अपना जीवन चक्र एक ही परपोषी पर पूरा कर लेता है, इसलिए अस्ट्रेलेगो को ऑटोएशियस फंजाई, एकाशयी कवक कहते हैं। मतलब एकाशयी कवक का क्या मतलब है? अस्ट्रेलेगो अपना जीवन चक्र, लाइफ साइकिल एक ही परपोषी पर, एक ही परपोषी पर पूरा कर लेता है, इसलिए अस्ट्रेलेगो को एकाशयी कवक कहते हैं। और अस्ट्रेलेगो की अधिकांश जातियां धान्य फसलों के पुष्प के अंडाशय ओवरी को संक्रमित करती है। कभी कभी पुंकेसर या अन्य पुष्पी भाग भी संक्रमित होते हैं और अस्ट्रेलेगो कवक परपोषी के संक्रमित ऊतक को पूर्णतः नष्ट कर देता है तथा इन अंगों में उपस्थित कवक जाल कंड सोराई, स्मट सोराई में परिवर्तित हो जाता है। और ये कंड सोराई या बीजाणु सहतिया स्मट सोराई और स्पोर मासेस जो काली चूर्ण सदस्य होती हैं, कंड कहलाती हैं, स्मट कहलाती है। तो अपन देख रहे हैं अस्ट्रेलेगो की कुछ जातियों द्वारा उत्पन्न स्मट निम्न है। पहली कौन सी है जो अपन को याद करनी है? अस्ट्रेलेगो न्यूडा, किस्म टिटिसाई। तो कंड रोग क्या है? गेहूं का शलत कंड रोग फैलाती है या निरावृत कंड रोग। इसी प्रकार है अस्ट्रेलेगो हॉर्डियाई, अस्ट्रेलेगो हॉर्डियाई जौ का आवृत कंड रोग फैलाती है। इसी प्रकार है अस्ट्रेलेगो न्यूडा, न्यूडा किस्म हॉर्डियाई जौ का शलत कंड रोग फैलाती है या निरावृत कंड रोग फैलाती है। इसी प्रकार आपको याद रखनी है अस्ट्रेलेगो, अस्ट्रेलेगो एवेनी ये जई का शलत कंड रोग फैलाती है
इसी प्रकार है अस्ट्रिलेगो कोलेराई, अस्ट्रिलेगो कोलेराई ये जई का आवृत कंड रोग फैलाती है। इसी प्रकार है अस्ट्रिलेगो न्यूडा किस्म मेडिस, ये मक्का का शलत कंड रोग फैलाती है। इसी प्रकार है अस्ट्रिलेगो साइटेमिनी, अस्ट्रिलेगो साइटेमिनी गन्ने का चाबुक कंड रोग फैलाती है। इसी प्रकार है अस्ट्रिलेगो साइनोडोंटिस, ये दूब घास का शलत कंड रोग फैलाती है। इसी प्रकार एक जाति और है अस्ट्रिलेगो वायोलेसिया, ये कैरियोफिलेसी का पुंकेसरी कंड रोग फैलाती है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about the fungus Astrelego, which has been placed in the family Astrelaginaceae. So what is the systematic position of Astrelego? Astrelego belongs to the division Eumycota. It belongs to the division Eumycota. Subdivision is Basidiomycotina and the class is Teleomycetes. Astrelego belongs to the class Teleomycetes and the order is Astrelaginales and the family is Astrelaginaceae and the genus is Astrelego. So what is the habitat of Astrelego? Astrelego की habitat के बारे में बात कर रहे हैं। तो about 300 species of Astrelego are known, of which about 105 species of Astrelego are found in India. Almost all the species of Astrelego are autoecious. They cause smut disease in many plants, especially of the Gramineae family. So we must remember what are the species of Astrelego. So species are Astrelego hordi and the host is barley, and on barley crop Astrelego hordi causes covered smut of barley. इसी प्रकार Astrelego nuda variety is Tritici, and this Astrelego nuda variety Tritici spreads on wheat loose smut disease. Next is Astrelego avinae. Astrelego avinae causes covered smut of oat, and the next disease is Astrelego maydis. Astrelego maydis species causes smut disease on maize. Okay, and now we will talk about the vegetative structure of the Astrelego. The mycelium of Astrelego is septate and branched and hyaline and intercellular. So it is generally of two types, primary mycelium and secondary mycelium. Means in Astrelego, two types of mycelia are found, primary mycelium as well as secondary mycelium. So my primary mycelium is formed by the germination of basidiospore or sporidia and has haploid uninucleate cells. Primary mycelium is short-lived and the host cannot get infected by this mycelium. So dikaryoticization occurs before the infection or penetration of the host. Now I will share one slide to you all. अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार के कंड दिखाएं बेटा। Astrelego nuda, ये देखना ए डायग्राम है Astrelego nuda, ठीक है। ये विभिन्न, अब Astrelego की विभिन्न जातियों से उत्पन्न होने वाले कंड रोगों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से रोग हैं? लूज स्मट, निरावृत अथवा शलत कंड रोग। एक है आवृत कंड, मतलब कवर्ड स्मट। अब जैसे कि मैंने बताया, निरावृत अथवा शलत कंड किसको कहेंगे? तो निरावृत कंड अथवा शलत कंड, इसमें कंड सोराई अथवा क्लेमाइडोस्पोर या क्लेमाइडो बीजाणु सहती एक पतली झिल्ली से ढके होते हैं, परंतु यह झिल्ली शीघ्र ही फट जाती है, जिसके फलस्वरूप बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु द्वारा धीरे धीरे होता रहता है। अब बात करते हैं आवृत कंड।
इसका कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली अवरत कंड। तो इस रोग में कंड सोराई अथवा क्लेमाइडो बीजाणु तुष ग्लूम्स अथवा अंडाशय भित्ति द्वारा ढके रहते हैं। परपोषी की बालों ईयर्स की कुटाई थ्रेशिंग के समय अणकण भित्ति के टूटने से बीजाणु मुक्त होते हैं। अब बात करते हैं अस्ट्रेलेगो नामक कवक में थैलस कैसा होता है। तो कवक जाल शाखित होता है एवं पटयुक्त कवक तंतुओं से बना होता है। मतलब द माइसीलियम इज ब्रांच्ड और पटयुक्त होता है, सेपरेट होता है, और मतलब कवक जाल शाखित एवं पट युक्त कवक तंतुओं से बना होता है। पट सरल छिद्रों युक्त होते हैं। मतलब अस्ट्रेलेगो के जीवन चक्र में दो प्रकार के कवक जाल मिलते हैं, जिन्हें प्राथमिक कवक जाल एवं द्वितीयक कवक जाल कहते हैं। जैसे कि मैंने इंग्लिश में बताया था कि अस्ट्रेलेगो के लाइफ साइकिल में दो तरह के कवक जाल मिलते हैं। एक तो है प्राइमरी कवक जाल, प्राइमरी माइसीलियम, एक है सेकेंडरी माइसीलियम। तो प्राथमिक कवक जाल जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है और इसका निर्माण बेसिडोस्पोर्स के अंकुरण से होता है। कहने का मतलब है प्राथमिक कवक जाल का निर्माण बेसिडोस्पोर्स के अंकुरण से होता है तथा बेसिडोस्पोर्स के प्रभेद के अनुसार प्राथमिक कवक जाल प्लस अथवा ऋण प्रभेद माइनस प्रभेद का होता है। और प्रत्येक कोशिका में एक अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। मतलब प्रत्येक कोशिका में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। प्राथमिक कवक जाल काचाभ तथा पटयुक्त होता है, इसलिए इसे एक केंद्र की मोनोकैरियोटिक अथवा हैप्लोमाइसीलियम कहते हैं। तो प्राथमिक कवक जाल को क्या कहते हैं? हैप्लोमाइसीलियम भी कहते हैं। अधिकांश जातियों में यह संक्रमण क्षमता नहीं रखता है तथा अल्प विकसित होता है। शीघ्र ही द्विकेंद्र की भवन डाइकैरियोटाइजेशन क्रिया द्वारा द्वितीयक कवक जाल में परिवर्तित हो जाता है। तो अस्ट्रेलेगो में द्वितीयक कवक जाल अत्यधिक शाखित व पटयुक्त होता है, जो परपोषी ऊतक में फैला रहता है और कवक तंतु की प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे द्विकेंद्रकी डाइकैरियोटिक अथवा डिप्लोमाइसीलियम भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के दो केंद्रकों में से एक प्लस प्रभेद व एक माइनस प्रभेद का होता है और यह कवक जाल परपोषी ऊतकों में अंतराकोशिक एवं अंतःकोशिक वृद्धि करता है तथा इसके कवक तंतु चूष्कांगों द्वारा परपोषी कोशिकाओं से पोषण अवशोषण करते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द अस्ट्रेलेगो, vegetative structure of अस्ट्रेलेगो. So dikaryoticization occurs before the infection or penetration of the host. Only the secondary dikaryotic mycelium can enter the host, and in exceptional cases like Astrolegus medes, haploid hyphae of primary mycelium enter the young tissues in maize and infect them. Then secondary mycelium is formed by the fusion of any two compatible cells of the primary mycelium of opposite strains or sporidia of opposite strains. All these processes are called dikaryoticization. Secondary mycelium is very well developed, branched, septate, intercellular with binucleate cells having nuclei of opposite strains. Small branches arising from hyphae enter the host cells and act as haustoria. तो एक स्लाइड में और शेयर कर देती हूँ आपके साथ। अब बात करते हैं द्विकेंद्र की भवन की विधियां।
मेथड्स ऑफ डाइकेरोटाइजेशन इन अस्टिलेगो, अस्टिलेगो में द्विकेंद्र की भवन की विधियां क्या है? तो प्राथमिक कवक जाल के द्वितीयक कवक जाल में परिवर्तन की प्रक्रिया द्विकेंद्र की भवन कहलाती है। तो डाइकेरोटाइजेशन किसे कहते हैं? प्राथमिक कवक जाल के द्वितीयक कवक जाल में परिवर्तन की प्रक्रिया डाइकेरोटाइजेशन कहलाती है। और द्विकेंद्र की भवन बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों के जीवन चक्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। तो अस्टिलेगो की विभिन्न जातियों में द्विकेंद्र की भवन की मुख्य विधियां निम्न है। पहला है प्राथमिक कवक तंतुओं के संलयन से, बाय फ्यूजन बिटवीन टू प्राइमरी हाइफी। तो अस्टिलेगो मेडस में बेसिडियो बीजाणु परपोषी सतह पर प्राथमिक कवक जाल बनाते हैं। यह प्राथमिक कवक जाल परपोषी की बाह्य त्वचा को भेदकर अंतर कोशिकीय स्थलों में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ भिन्न प्रभेद के दो कवक तंतुओं की शीर्ष कोशिकाओं में कायिक युग्मन सोमेटोगेमी से एक केंद्रक युग्मी कोशिका का निर्माण होता है। इस द्विकेंद्र की कोशिका के विभाजनों से द्वितीयक कवक जाल का निर्माण होता है। अब बात करते हैं बेसिडियो बीजाणुओं की जनन नलिका के संलयन से, बाय फ्यूजन ऑफ जर्म ट्यूब्स ऑफ बेसिडियो स्पोर्स। तो अस्टिलेगो हॉर्डियाई में बेसिडियो स्पोर्स बेसिडियो बीजाणुओं के अंकुरण से उत्पन्न भिन्न प्रभेद की जनन नलिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और संपर्क स्थल पर उभयनिष्ठ भित्ति विलीन हो जाती है तथा एक जनन नलिका का केंद्रक दूसरी जनन नलिका में स्थानांतरित हो जाता है। यह द्विकेंद्रक जनन नलिका द्वितीयक कवक जाल में विकसित हो जाती है। तो अपन ये क्या देख रहे हैं? उसमें देखना बेटा अस्टिलेगो है, इसमें क्या दिखाया? द्विकेंद्र की भवन की विधियां दिखाई है, जिसकी द्विकेंद्र की भवन की विधियां दिखाई है। तो अब है बेसिडियो बीजाणुओं के संयुग्मन बाय फ्यूजन ऑफ बेसिडियो स्पोर्स। तो ये पहला डायग्राम देख रहे हो, ये वाला मैं एरो घुमा रही हूँ। अस्टिलेगो वायोलेसिया तथा अस्टिलेगो रिसेप्टेक्युलेरम, अस्टिलेगो वायोलेसिया तथा अस्टिलेगो रिसेप्टेक्युलेरम आदि में बेसिडियो बीजाणु मुकुलन द्वारा द्वितीयक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। फिर देख लो फिगर में जो बेसिडियो स्पोर्स है वो बेसिडियो स्पोर्स मुकुलन द्वारा सेकेंडरी स्पोर्स द्वितीयक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और जिन्हें स्पोरिडिया कहते हैं। भिन्न प्रभेद के बीजाणुक कायिक युग्मन द्वारा डाइकैरियोटिक स्पोर का निर्माण कर देते हैं और यह बीजाणु अंकुरन द्वारा द्वितीयक कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं? बाय द फ्यूजन ऑफ बेसिडियो स्पोर्स अस्टिलेगो वायोलेसिया तथा अस्टिलेगो रिसेप्टेक्युलेरम आदि में बेसिडियो बीजाणु मुकुलन द्वारा द्वितीयक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें स्पोरिडिया कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। और भिन्न प्रभेद के बीजाणु कायिक युग्मन द्वारा डाइकैरियोटिक स्पोर द्विकेंद्र की बीजाणु का निर्माण कर देते हैं। अब देखते हैं संक्रमण तंतुओं के सम्मिलन बाय द यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड्स। ये देख रहे हो DH डायग्राम में, बाय द यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड्स। तो अस्टिलेगो न्यूडा किस्म वैरायटी किस्म ट्रिटिसाई में पट युक्त बेसिडियम पर बेसिडियो बीजाणु का निर्माण नहीं होता है। इसकी प्रत्येक कोशिका से एक नालवत सूत्र निकल रहा है, एक नालवत सूत्र निकलता है जिसे संक्रमण तंतु इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं और दो भिन्न प्रभेद के तंतु संलयित होकर एक द्विकेंद्र की कवक तंतु बनाते हैं जो द्वितीयक कवक जाल का निर्माण करता है। इसी प्रकार फिफ्थ है बेसिडियम की
दो अगुणित कोशिकाओं में संलयन से by fusion between the two haploid cells of basidium. तो अस्टिलेगो कार्बो तथा अस्टिलेगो हॉर्डाई में बेसिडियम की दो भिन्न प्रभेद की कोशिकाओं के मध्य संलयन से केंद्रक युग्मी कोशिका बनती है। इस कोशिका से द्वितीयक कवकजाल विकसित होता है। तो अपन आज क्या देख रहे हैं, डाइकैरियोटाइजेशन इन अस्टिलेगो। अस्टिलेगो में डाइकैरियोटाइजेशन कैसे होता है। सो वी विल स्टडी व्हाट इज डाइकैरियोटाइजेशन। The most species of अस्टिलेगो are heterothallic and dikaryoticization in these species can occur in many ways. So some of the methods of dikaryoticization are, first is the conjugation of sporidia or basidiospores. Plasmogamy occurs directly between the two sporidia or basidiospores of compatible strains. Cytoplasm and nucleus of one sporidium is transferred to other sporidium and a dikaryotic cell is formed. So dikaryotic mycelium is formed by the division of the dikaryotic cell, for example, Astilego violacea. Next is the union of germ tubes. The basidiospores germinate to form germ tubes. When germ tubes of two compatible strains come in contact with each other, plasmogamy occurs and one of the tubes becomes dikaryotic and dikaryotic mycelium is formed from this germ tube. For example, Astilego hordai. Now the fusion of the infection threads. So in some species of Astilego, fine hyphal threads arise from the cells of basidia formed by germination of teleospores and are called as infection threads. Now we will talk reproduction. We will talk tomorrow. हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो बेटा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। हाँ, हाँ बेटा, अब अस्टिलेगो कौन सा रोग फैलाता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट फैलाता है। गेहूं का शलक कंड या कंडुआ रोग फैलाता है। तो परपोषी क्या है। धान्य पादप गेहूं है। ट्रिटिकम वल्गेर है। परपोषी क्या है, ट्रिटिकम वल्गेर है। और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, विश्व के समस्त गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप देखा जा सकता है। और हमारे देश में इस रोग का मतलब गेहूं का शलक कंड रोग का प्रकोप उत्तरी भारत में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, रोग के लक्षण क्या हैं। तो इस रोग के लक्षण मतलब कौन से रोग के बारे में बात कर रहे हैं, गेहूं का शलक कंड रोग। इस रोग के लक्षण संक्रमित पादप में केवल पुष्पन के साथ ही दिखाई देते हैं, अन्यथा परपोषी पादप के किसी भी भाग में पुष्पन से पहले इस रोग का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो संक्रमित पौधे का इस रोग से ग्रसित होने का सर्वप्रथम संकेत तब मिलता है जब इसकी रोगग्रस्त बालियां डिजीज ईयर्स स्वस्थ बालियों से पूर्व ही प्रकट हो जाती हैं। यह बालियां स्वस्थ पौधों की बालियों की अपेक्षा कुछ ऊपर उठी हुई रहती हैं और रोगग्रस्त बालियों की अनुशुकियों स्पाइकलेट्स में उपस्थित पुष्पों के अंडाशय के हिस्से कवक संक्रमण के कारण नष्ट हो जाते हैं तथा इनमें काले या जैतूनी हरे ऑलिव ग्रीन रंग के चूर्णल या काजल जैसे टेलियोटो बीजाणुओं की सघन संहतियां भरी हुई पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में अनुशुकी में अंडाशय की संरचनाएं टेलियोटो बीजाणुओं की चूर्णल संहतियों सोराई द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं और शुरू में ये चूर्णल या काजल जैसी
बीजाणु संहतियां स्पोर मासेस एक पतले कोमल एवं सिल्वरी आवरण द्वारा घिरी हुई रहती है, लेकिन यह आवरण या झिल्ली बालियों के निकलते समय पड़ जाता है एवं काजल जैसी टिलियोटो या कंड बीजाणुओं की संहतियां अनावृत या उद्भासित हो जाती हैं। इस रोग के प्रकोप में एक संक्रमित पादप की अनुशुकियां प्रभावित होती है। इसकी वजह से रोगग्रस्त अनुशुकी में शूक को छोड़कर ऑन को छोड़कर शेष सभी पुष्पीय संरचनाएं समाप्त हो जाती है। जब अनावृत एवं विकसित कंड बीजाणुओं का वायु द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है तो इसके बाद अनुशुकी का केंद्रीय अक्ष एक खड़े डंठल के रूप में शेष बचा रहता है। अब पैथोजन एंड इटियोलॉजी की बात कल कर लेंगे अपन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। रवीना, रेखा, प्रिया, खुशी मीना, हेमलता, रोशन चौधरी।